स्टार्ट करें। तो हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, अब डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। तो काइनेमेटिक्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 5 से 7 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहला चीज होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए सर्कल पे चलना जरूरी था क्या? नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी भी पाथ के लिए निकाल सकते थे, याद है? कितना मुंडी घुमाना पड़े। और फॉर्मल डेफिनेशन क्या था? दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग ऑब्जर्वर, सॉरी मूविंग पार्टिकल ऑन एन ऑब्जर्वर, है ना। इसमें ऑब्जर्वर का लोकेशन भी मायने रखता था। इसको किससे डिनोट करते थे? डेल्टा थीटा से। फिर एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। और याद है ये एक वेक्टर क्वांटिटी था, है ना। बट अपने को बहुत मतलब नहीं, अपने को तो बस प्लस माइनस, है ना। अरे है कि नहीं? तो और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, या सिंपली सेकेंड भी यूज होता है। और अल्फा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ओमेगा बाय डी टी। ये भी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बट अपने को क्या मतलब? अपना तो प्लस माइनस से काम चल जाएगा बिल्कुल वन डायमेंशन में। अच्छा, अगर अल्फा कांस्टेंट हो, अगर अल्फा कांस्टेंट हो, ठीक है, इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल गुड। अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो ये सारा फॉर्मूला आ गया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, है ना, है ना। क्योंकि अपने सिलेबस में ऐसे भी एक्सिस का रोटेशन अलाउड नहीं, ठीक है ना। या तो एक्सिस फिक्स होगा या एक्सिस ट्रांसलेट कर सकता है। सर ट्रांसलेशन क्या होता है? तो इस पर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में खूब अच्छे से बात करेंगे, है ना। अभी उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो अपना चूंकि एक्सिस रोटेट इधर उधर घूमेगा नहीं, तो अपने को ये एंगुलर क्वांटिटीज के वेक्टर होने का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, प्लस माइनस से अपना काम हो जाता। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, ये सब बिल्कुल जनरल केस था। अब हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलर मोशन की स्पेशली, है ना। सर्कुलर मोशन में याद करो, ये था मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां चला, ये दूरी s, दूरी s, और ये रेडियस r। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिलेट कर सकते हो? जल्दी बताओ। दूरी से, s बाय r, है ना। तो ओमेगा बराबर क्या आया था? v बाय आर, वेर v वाज द वेलोसिटी, है कि नहीं? घूसा मार देंगे। यस सर, स्पीड है ये, ठीक है। फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा बराबर डी वी बाय डी टी इंटू 1 बाय आर, अरे है कि नहीं। तो अल्फा बराबर एंगुलर एक्सेलेरेशन बराबर एक्सेलेरेशन बटा आर, है ना। एक्सेलेरेशन बटा आर, थप्पड़ मारेंगे। एंगुलर एक्सेलेरेशन बेशरम क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। अल्फा बराबर ए टी बटा, है ना। अबे होश में रहा करो, है कि नहीं, है कि नहीं? पक्का? चलो, यहां पे मान लो एक O है, O पार्टिकल किसी भी पाथ पे ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये दूरी अभी r है, लेट सपोज, अरे है ना। वेलोसिटी तो ऐसे ही होगा टेंजेंशियल, वेलोसिटी तो ऐसे ही होगा टेंजेंशियल। तो इसका कितना कंपोनेंट करेंगे? दो। एक कंपोनेंट इधर v परपेंडिकुलर बोलेंगे, है ना, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और एक इधर v पैरेलल, अरे है कि नहीं। तो इसमें घुमाने के काम में कौन आ रहा है? v परपेंडिकुलर आ रहा है ना। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी अगर o के अबाउट लिख दें तो वो क्या लिख सकते हो? v परपेंडिकुलर बटा r। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? पक्का? इस पर सवाल भी करवा दिए थे एक दो छोटा छोटा, है ना। तो मोर और लेस अपना काइनेमेटिक्स खत्म। कोई दिक्कत? चलो, फिर हम लोग लास्ट में किए थे कि मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, एक सर्कल पे घूम रहा, सॉरी सर्कुलर मोशन में एक सर्कल पे
घूम रहा है तो इसके एक्सेलेरेशन का दो कंपोनेंट, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल, याद आ रहा? तो एक्सेलेरेशन बेसिकली था रेडियल एक्सेलेरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नाम से क्लियर है, किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग होगा। किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग होगा। और रेडियल एक्सेलेरेशन किधर होगा? टुवर्ड सेंटर बोलो। रेडियस के अलोंग दो डायरेक्शन होता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ होता है, इसलिए हम क्लियरली बोले थे टुवर्ड सेंटर बोलने का, है ना? इसलिए इसको रेडियल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की बात करें तो ये क्या होता है? dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना? ये 1D में ही स्टार्ट किए थे हम चर्चा, लेकिन वहां पे बोले थे आपको आगे समझाएंगे, है ना? याद आ रहा है? पक्का? तो मतलब अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अलोंग हो तो स्पीड बढ़ेगा, अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो, क्योंकि वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग होगा, ये तो प्रूफ कर दिए थे उस दिन भी, है ना? और पहले तो प्रूफ कर ही चुके हैं। कोई दिक्कत? तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अलोंग होगा तो स्पीड बढ़ेगा, अपोजिट होगा तो घटेगा। रेडियल एक्सेलेरेशन का वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, क्या होता है? v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आएगा? डायरेक्शन पक्का किधर होगा? सेंटर की तरफ। 9th 10th में भी पढ़े हुए एक्सप्रेशन तो, अरे है ना? 9th में जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हो तो वहां पे टीचर मस्त रटा देता है कि देखो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है ना? कितना होता है? v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है? और कुछ आदमी इसको सेंट्रीफ्यूगल वगैरह भी बोल देते हैं, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, ये सेंट्रीपिटल है। क्या है? सेंट्रीपिटल। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, सर्किल में चलने का कंडीशन क्या है? तो एक्सेलेरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, और ये सर्कल में चलने का कंडीशन नहीं है। एक्सेलेरेशन हमेशा अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। याद आ रहा है? एक्सेलेरेशन अगर हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो सर्कल में चल सकता, ठीक है? बट दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। याद आ रहा है? सर्कुलर मोशन का कंडीशन था कि अगर v स्क्वायर बटा a परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट नंबर हो जाए जो कि रेडियस के बराबर हो जाता है बेसिकली, तो ये कंडीशन है क्या? किसके लिए? सर्कल पे चलने का। याद आ रहा है? तो ये कंडीशन है सर्कल पे चलने का, और इसी को हम नाम क्या दिए थे? सेंट्रीपिटल कंडीशन। याद आ रहा है? सर्कल पे चलने का कंडीशन। अगर स्पीड के स्क्वायर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है एक्सेलेरेशन, उसका रेशियो हर जगह सेम आ रहा है ना, हर जगह सेम आ रहा, तो पक्का पार्टिकल किस पे होगा? सर्कल पे होगा। समझ में आया? लेकिन अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दिस डजंट इंप्लाई सर्कुलर मोशन, दिस इंप्लाइज कर्वीलिनियर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। अरे समझ में आया? पक्का? अच्छा, और ये तो आपको समझा भी देते, देखो दो कंपोनेंट होगा, रेडियल और टेंजेंशियल, तो नेट एक्सेलेरेशन कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो। अरे बनेगा, तो देखो क्या ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? अरे वेलोसिटी या तो इधर होगा या तो इधर होगा, वो तो टेंजेंट के अलोंग होगा। देखो क्या इस जनरल केस में ये एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? जी सर। अब वेलोसिटी या तो इधर होगा या तो इधर होगा, टेंजेंट के अलोंग होगा, और नेट एक्सेलेरेशन किधर आया है? इधर। क्या ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? नहीं है, फिर भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है कि नहीं? क्यों घूम रहा है पता है? क्योंकि यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, v स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर हमेशा क्या है? रेडियस के बराबर। समझ में आया? पक्का? तो इन सारी चीजों को जल्दी से नोट करो, ये एक तरह से आपको पूरा समरी हो गया पूरे काइनेमेटिक्स पार्ट का, ठीक है? तो लिखना है तो लिख लो जल्दी से। चलो एक सवाल करते हैं, है ना? ये ओरिजिन है आपका, यही ऑब्जर्वर आपका बैठा हुआ मस्त, एक पार्टिकल ए है जो कि कांस्टेंट स्पीड v से इस लाइन के अलोंग चल रहा है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये दूरी d क्या है? d। आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ऑब्वियसली ऑब्जर्वर ही देखेगा। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। स्टार्ट हो जाओ, और जो वीडियो देख रहे हो स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो देखो, 25 बार उसके मुंह पे बोलने जाके बोला कि सर सवाल रिपीट कीजिए, तो हम 25 बार बोले कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। 5 मिनट वो कॉपी को निहारा और फिर बोलता सर एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नालायक। मान लो कुछ देर के बाद यहां आ गया, अरे आ जाएगा। मान लो ये कुछ देर के बाद यहां आ गया, कोई दिक्कत? ये पार्टिकल है ए, रफ्तार क्या है v, कोई दिक्कत? रफ्तार क्या है v। ये एंगल कितना हो गया थीटा। अच्छा, जब शुरू में था तो इसका नाम a डैश रख देते हैं, कोई दिक्कत? तो हम बात कर रहे हैं टी टाइम के बाद, तो a डैश a कितना हो जाएगा? अगर ये नहीं आता तो डूब जाओ, मर जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, v रफ्तार से चल रहा तो टी टाइम में कितना चलेगा vt चलेगा, तो a डैश a का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल। ये d है तो ये वैल्यू भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या डिफाइन किए थे? तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रेडियस या दूरी, अरे ये डिफाइन किया था ना। तो इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट कर लें, ध्यान से देखना, एक ये और एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा। अरे कहलाएगा, बनने के बाद आप मुंह खोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान था, है कि नहीं? चलो, ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो v परपेंडिकुलर यहां पे आ जाएगा v कॉस थीटा, कोई दिक्कत? v परपेंडिकुलर बराबर v कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये दूरी, तो ओमेगा आ गया v कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये दूरी क्या लिख सकते हो आप? ये दूरी डी सेक थीटा, ये दूरी डी सेक थीटा लिख सकते हो, डी सेक थीटा। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा v बाई डी कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मत बोलना कि आपसे कॉस थीटा का वैल्यू नहीं निकल रहा तो बहुत बेशरम टाइप के हो, है ना। ये d है, ये vt है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो कॉस थीटा मेरे हिसाब से d बटा दिस होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा d स्क्वायर बटा, डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं, इतना समझ के आ रहा है कि थोड़ा बहुत जोड़ घटाव कर लेते हो आप, है ना। तो ओमेगा बराबर v बाई डी को रहने दो, इधर बचा कॉस स्क्वायर थीटा। देखना कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं की हो, फिर बाद में मत रोना। ये थीटा बोले थे तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो v कॉस थीटा, ये तो सही लिखे है ना। तो v कॉस थीटा, और ये दूरी, ये अगर d है, ये थीटा, तो ये d सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नया क्या था, v परपेंडिकुलर बाय दूरी, ये तो बता चुके हैं, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दो, डी स्क्वायर बाय डी से डी मर गया, दिस इज योर आंसर। अब बोलोगे सर टाइम का फंक्शन, बिल्कुल टाइम का फंक्शन है, देखो जैसे जैसे टाइम बदलोगे वैसे वैसे ओमेगा बदलेगा, अरे है ना। तो टाइम का फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है कि नहीं। तो लिखो जल्दी से, पक्का।
तो ओमेगा निकालने के लिए सर्कल पे चलना जरूरी है क्या? नहीं। एंगुलर क्वांटिटी सिर्फ सर्कल से रिलेटेड थोड़ी है ना। एंगुलर क्वांटिटी बेसिकली ऑब्जर्वर को कितना गर्दन घुमाना पड़ रहा। कोई दिक्कत? पक्का? जल्दी से नोट करो। हाँ, फिर वो बहुत सारा आपके दिमाग में चलने लगा है ना। जेई में पूछा है तो 2 जोड़ 2, कहीं ये 2 कूलम का चार्ज हो, दूसरा भी 2 कूलम का चार्ज हो, जिसमें से एक एक्सेलरेट कर रहा और एक रेस्ट पे हो। कहीं ऐसा सवाल तो नहीं है? अच्छा, है कि नहीं? तो आप लोग को अगर कुछ आसान चीज भी दे देना तो हो ही नहीं सकता है ना। जिंदगी आसान हो ही नहीं सकती है। अब जिंदगी बहुत आसान है, देखने का नजरिया बदलो। 2 जोड़ 2 4 ही होता है। चलो डायनेमिक्स पार्ट पे आते हैं। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, बिल्कुल बेसिक आइडियाज यूज करते जाएंगे है ना, और कुछ भी नया नहीं आने वाला है। वही 5 फोर्स यहां पे भी आएगा है ना। किताब में कहीं कहीं एक टर्म लिखा रहता सेंट्रीपिटल फोर्स, कंफ्यूज मत होना। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है, वो 5 फोर्स छोड़ के। अभी 5 फोर्स बताया ना, अभी बेसिकली उसी 5 से डील करना है आपको। तो सेंट्रीपिटल कोई अलग फोर्स नहीं है, उसी 5 में से कोई एक्ट करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम तो सेंट्रीपिटल फोर्स का चर्चा भी नहीं करेंगे, नाम भी नहीं लेंगे, बाद में बता देंगे देखो इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा? इसलिए फालतू की चीज पे दिमाग नहीं लगाना। बिल्कुल वही चीज जो अभी तक पढ़े हो देखो वही रिपीट होगा। समझ में आया? अच्छा, सिंपल सा कुछ कुछ चीज पूछते जाएंगे और उसी पे हम स्टेप बनाते जाएंगे है ना। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे कभी कोई गलती नहीं होगी है ना। स्टार्ट करें। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा तो बताओ सर्कल एक प्लेन में होता है कि अलग अलग प्लेन में होता? एक प्लेन में होता है ना। सर्कल हमेशा प्लेनर फिगर, मतलब अगर हमेशा उस पार्टिकल को उसी प्लेन में घूमना, मतलब हम बोले कि इस बोर्ड के प्लेन में ही घूमना, तो मतलब वो पार्टिकल बोर्ड के प्लेन के ऊपर भी नहीं भाग रहा होगा और नीचे अंदर भी नहीं भाग रहा होगा। मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर उस पर नेट फोर्स पक्का क्या होगा? 0। नहीं समझ में आया? एक पार्टिकल इसी प्लेन में चल रहा है 100% गारंटी के साथ, बोला कि इसी प्लेन में सर्कल में घूम रहा, तो वो पक्का इस प्लेन से ऊपर नहीं जा रहा होगा और इस प्लेन से नीचे नहीं जा रहा होगा। मतलब पक्का उस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में नहीं होगा। फोर्स हो सकता, ध्यान से सुनना, फोर्स हो सकता, नेट फोर्स नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही नेट फोर्स होगा तो उस डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ। नया कुछ नहीं बता रहा। नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब अगर पार्टिकल किसी सर्कल में घूम रहा है, किसी प्लेन में घूम रहा है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पार्टिकल पे कोई भी नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो हमेशा पहला स्टेप में यह सोचना कि एक एक्सिस उस डायरेक्शन में चूज कर लेंगे जो कि सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ में? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो स्टेप 1 identify the plane of circular motion। सर्कुलर मोशन किस प्लेन में हो रहा है उस प्लेन को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहला स्टेप है ना। आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है कि वर्टिकल प्लेन में हो रहा है ना। समझ में आ रहा? जैसे एक पेंडुलम ऐसे लेके घुमा देंगे है ना, वो भी सर्कुलर मोशन ही है। सर्कुलर मोशन मतलब पूरा सर्कल नहीं, सर्कल पे ही है ना। अरे रस्सी में कुछ लटका के ऐसे छोड़ दो
तो वो दूरी फिक्स है ना सेंटर से, तो वो क्या सर्कुलर मोशन है। इसका प्लेन कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन। कौन सा प्लेन, वर्टिकल प्लेन। और उसी को रस्सी में लेके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो जो सर्कल बन रहा है वो किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। समझ में आया। इस चीज को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले स्टेप 1, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। समझ में आया। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द सेंटर। अभी लिखते जाओ और जब क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते जाएंगे बिल्कुल ऐसे स्टेप से चलेंगे तो आपको और समझ में आता चला जाएगा, है ना। आइडेंटिफाई द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हो रहा तो उस सर्कल का सेंटर कहां पे है ये आइडेंटिफाई करना है, और ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका रेडियस कितना बड़ा है। ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो मतलब क्या ये फटा हुआ स्टेप दे रहे हो, यूज में आएगा, हम दिखाएंगे। जहां पर रेडियस लेने में कंफ्यूज हो गए, है ना, सेंटर में कंफ्यूज हो गए, है ना, तो हम ऐसे कुछ भी नहीं लिखते। स्टेप नंबर 3, जैसे ही आपको सर्कल का प्लेन पता चल गया तो आपको यह पता चल गया कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो लिखो नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मस्ट बी 0, है ना। नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ऑब्वियसली किस प्लेन की बात कर रहे हैं, जिसको आइडेंटिफाई किए, है ना। तो नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मस्ट बी 0। समझ में आया, अरे समझ में आया पक्का। यहां तक लिख लो जल्दी से, इसको मिटाएंगे क्योंकि आगे का 2 स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टेप कोई भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे वाला और बिल्कुल सर्कुलर मोशन नहीं, चूज नहीं करना, आइडेंटिफाई करना। यू डोंट हैव टू चूज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर आपको ढूंढना होता है, आप अपनी मर्जी से नहीं। अच्छा ये रहा सर सर्कल, हम आज मानेंगे सेंटर यहां है कि नहीं, मानोगे क्या, फिर बीच में माने। आइडेंटिफाई का कुछ डाटा दिया होगा ना, उस डाटा से आपको सोचना होगा कहां पे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी। ठीक है, हम सवाल में समझाएंगे। ये अजीब सा बात ना बोलो कि सर अपने मन से चूज करेंगे। अरे वो जरूरत नहीं होता एकदम बीच में लेने का, यहाँ पोजीशनिंग मायने रखता, लोकेशन। ठीक है, गधा वाला सवाल बोल क्या, ये तो मतलब भावना में बह रहा है। चल अरे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चला गया, है ना। अरे देखिए एक से एक अभी मिले। अबे रुक जा भाई, कुछ है ही नहीं यार, ये सिंपल सा फंडा चल रहा है उसमें पागल बने जा रहे हो। बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा इससे। तो सिंपल सा फंडा चल रहा है। एक बोलता सर अपने मन से चूज कर लेंगे। अबे सर्कल पता तो ऑब्वियसली इसका सेंटर यहाँ होगा। हाँ तो ऐसा मतलब अजीब अजीब सा सवाल पूछ रहा है, एक पूरा पैरामीट्रिक इक्वेशन बता दिया, गधा उल्लू। हम यही बात बोले थे। लिखो। अबे बेशरम इधर देख। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन के प्लेन। ठीक है, प्लेन आइडेंटिफाई कर लिए। एक चीज हमको पता चल गया है कि अगर बिल्कुल जनरल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो इसमें पार्टिकल के एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट होता है ना, 2 कंपोनेंट, एक होता है रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो जब हम सर्कुलर मोशन के प्लेन में चले जाएंगे तो हमको एक्सिस कैसे चूज करना चाहिए, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ। अरे करना चाहिए। सर्कुलर मोशन के प्लेन में जो हम बनाएंगे एक्सिस या जो फोर्स को रिजॉल्व करेंगे वो कैसे करना चाहिए। हमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता है,
कि एक सेंटर की तरफ होगा ही होगा और एक टेंजेंट की तरफ होगा ही होगा, है ना। तो हम एक्सिस भी वैसे ही चूज करेंगे, एक एक्सिस टेंजेंशियल और एक रेडियल, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। अब ये मत बोलना कि सर एक एक्सिस तो चूज कर लिए, अब 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, तो वो जेड एक्सिस था और एक्स वाई प्लेन में डाल लेना, ठीक है। एक्स वाई सर्कुलर मोशन के प्लेन में बनाना और जेड उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा 0, यानी जेड में नेट फोर्स क्या कर देना 0। फालतू का सवाल मत पूछना, इसलिए हम बोल दिए, है ना। उसके दिमाग में चल रहा था ना सर एक एक्सिस तो पहले चूज कर लिए और फिर 2 यहाँ चूज कर लिए, है ना, वो इसके परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है ना, एक प्लेन और उसके परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली तीनों डायमेंशन की बात हो गई ना, कोई दिक्कत। चल तो ध्यान से सुनना, प्लेन में हमको पता है कि एक्सेलेरेशन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होता है और एक टेंजेंट की तरफ, तो हम एक्सिस ऐसे चूज कर लेंगे और सारे फोर्स को इसी एक्सिस में रिजॉल्व कर देंगे जैसे एक्सिस चूज करते हो तो सारे फोर्स एक्सेलेरेशन सबको रिजॉल्व कर लेते हो, अरे है ना। अच्छा सर कर लेंगे, तो अब क्या करेंगे, बस सिंपल सा फंडा, न्यूटन्स लॉ लगाना। स्टेप नंबर 4, 3 तक लिख दिए थे ना, तो यहां पे लिख लेते हैं, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस एक्सेलरेशन, है ना, along radius and along tangent, रिजॉल्व करना है टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में। बेसिकली हम यही बोलना चाह रहे हैं, सारे फोर्स को और एक्सेलरेशन को कैसे रिजॉल्व करना है, टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के अलॉन्ग, रेडियल मतलब रेडियस के अलॉन्ग, कोई दिक्कत, अलॉन्ग रेडियस एंड अलॉन्ग टेंजेंट। बोलोगे ठीक है सर लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, न्यूटन्स लॉ लगा देना, सेकंड लॉ। ये क्या है, तो देखो ये तो हमको पता है कि इसका नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, मतलब पक्का फोर्स का कंपोनेंट सेंटर की तरफ आना चाहिए। अरे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिधर नेट फोर्स होता है, अरे है ना। तो हमको पता चल गया कि इस पे फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर होगा, सेंटर की तरफ होगा, तभी तो एक्सेलरेशन इधर आ रहा है। अरे पढ़े हो, सेकंड लॉ ये भी तो बोले थे, नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहां पे 2 इक्वेशन आ जाएगा, एक आ जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, कितना होता है v² बाय r, और या m ओमेगा स्क्वायर r। ध्यान से देखना, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स का इफेक्ट है, तो ये दूसरे साइड लिखना, बहुत बार बताएं ये सब चीज, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स नहीं होता है, समझ में आया, है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सर ये फोर्स सेंटर की तरफ कौन देगा, कौन देगा सेंटर की तरफ, ये फोर्स कौन देगा, फ्रिक्शन दे सकता है, टेंशन दे सकता है, नॉर्मल दे सकता है, स्प्रिंग दे सकता है, ग्रेविटेशन दे सकता है, आगे पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है ना, वो आगे की बात है। तो ये फोर्स नया नहीं है, जो फोर्स पढ़े हो वही एक्ट करेगा, समझ में आ रहा है। ये मत सोचना अच्छा कोई नया फोर्स आएगा रेडियल, ये बोल रहा था रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स मनीष क्या समझे। अबे ये बोल रहा था कि सर हम बोले कि ये फोर्स कौन देगा, तो बोल रहा था रेडियल एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ तो बोल रहा था तू। अबे फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन से फोर्स नहीं आता है, फोर्स इज द कॉज, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट, कितनी बार बोले। तो ये फोर्स कौन देगा, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, टेंशन एक्ट कर सकता है,
है कि नहीं है? देखो ना, सब समझ में आएगा, परेशान नहीं होना। नॉर्मल एक्ट कर सकता, mg एक्ट कर सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकता। अरे समझ में आया पक्का? ये आप सोचने लगा नॉर्मल कैसे एक्ट करेगा सर, एक बार हम बता देंगे, मार देंगे घूसा मुंह में। टेंशन कैसे एक्ट करेगा बताओ? फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा बताओ? तो नॉर्मल भी बस बोले फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, बोला सर हाँ। तो हम बोले नॉर्मल भी ऐसा करेगा, हाँ करेगा। नॉर्मल कैसे एक्ट करेगा, हाँ। टेंशन कैसे करेगा, हाँ है ना? हाँ। फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, हाँ। मैग्नेटिज्म, हट। आगे बातें करेंगे सर। अबे धैर्य रखो, धैर्य रखो। कभी अच्छा ये कभी सोचे थे जब पहला क्लास करने आए थे तो कभी सोचे थे यहाँ तक पहुँच पाएंगे? जी सर। सोचे थे ऐसा कुछ होगा? टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल, सोचे थे? हो रहा है ना? वो भी हो। धैर्य धैर्य धैर्य। नहीं पढ़ाएंगे तुमको भगा देंगे तो कहीं और होगा। समझ में आया? तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, है ना? उसी तरह टेंजेंट के अलोंग वाला नेट फोर्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा होगा तो लिख देंगे नेट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? dv by dt। अरे होता है या m अल्फा r, अरे है ना? ये कौन सा नया इक्वेशन आ गया? अबे कोई नया इक्वेशन है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिए। नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। खत्म। अब क्या है स्टेप है? खत्म हो गया। तो जबरदस्ती न्यूटन लॉ लगा दिया, आंसर आ जाएगा, खुशी नहीं है। अब स्टेप 6 का है? अबे न्यूटन लॉ लगाना 5वां स्टेप है, जबरदस्ती स्टेप 6। अबे मार खा के जाएगा क्या तू? हम बोल रहे 5वां स्टेप, बोलोगे नहीं सर छठा सर अच्छा लगेगा सर, अरे मजा नहीं आ रहा सर, है ना सर? 6 सर, कम से कम सर 6 स्टेप छक्का लगेगा सर। अबे 5 रन भी होता है क्रिकेट में, पता है? वाइड प्लस चौका, बाय में, ओवर थ्रो में, हेलमेट में भी लगता है, बहुत सारा ऑप्शन। चलो हाँ, शोएब अख्तर का बोलो, वो वीडियो देख लिएगा यूट्यूब। चल अब बिल्कुल बेसिक से सवाल से कहानी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सवाल से, ठीक है? ये कील लगा दिए जमीन पे, ओए जमीन पे एक कील लगा दिए, उसमें एक रस्सी बांध दिए और एक ब्लॉक लगा दिए, ठीक है? जमीन फ्रिक्शनलेस है। अच्छा ये बोलोगे कि सर जमीन ऐसे कैसे? तो ग्रेविटी किधर लग रहा होगा अभी? अंदर। ये टॉप व्यू है। कौन सा व्यू है? अब आपके लिए नया चीज नहीं है टॉप व्यू, है ना? यानी ग्रेविटी किधर है? अंदर। यानी नॉर्मल किधर लग रहा होगा? बाहर। mg किधर? अंदर। टेंशन किधर? इधर। अब समझ में आ रहा है? पक्का? इस रस्सी को अपने हिसाब से थोड़ा टाइट करके और इसको ऐसे वी रफ्तार दे दिए। क्या रफ्तार दे दिए? वी। क्या होगा बताना। अच्छा वी रफ्तार प्लेन में है, मतलब ना हवा में वी रफ्तार दे दिए, है ना? ऐसे रस्सी बांधे जमीन पे और ऐसे टक से भी रफ्तार दे, ठीक है? फ्रिक्शन नहीं है, जब तक बोले नहीं तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन नहीं। तो ये सर्कल में घूमेगा। किस में घूमेगा? सर्कल में, ठीक है? क्यों घूमेगा इसका जवाब दो पहले तो। क्यों घूमेगा ये सर्कल में? क्यों घूमेगा? पहला सवाल। पहला सवाल बिल्कुल यही जवाब हमको सुनना था। ये बोलते कि सर सेंट्रीपिटल लग रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, तो 2 घूसा मारते हैं खींच के। अरे सिंपल सा फंडा, रस्सी को नहीं पता चलता है कि आप उसको सर्कल में घुमा रहे हो
कि उसमें लोटा टांग के लेके जा रहे हो, है ना? समझ में आया? अबे उसको क्या पता सर्कल है कि इलिप्स है? वो तो बस एक चीज जानता है, उसके जिंदगी में बस एक ही चाहत है, ना तो हम स्लैक हो जाए और ना तो हम टूट जाए। मतलब हम उतना ही टेंशन लगाएंगे कि मेरा लेंथ क्या रहे, मेंटेन्ड रहे। और अगर लेंथ मेंटेन रखेगा तो सर्कल में यहां घूम जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया? तो ये तो रस्सी की प्रॉपर्टी है, अपनी लंबाई को मेंटेन करना। शुरू से बता रहे हैं, चाहे हम इसको ऐसे टांग दें तो भी रस्सी थोड़े, इसको क्या फर्क पड़ता है? तो बोला बस हाँ हम इतना टेंशन लगाएंगे कि ब्लॉक ना तो नीचे चला जाए ना तो ऊपर आ जाए। अरे समझ में आया? समझ में आया? तो टेंशन की प्रॉपर्टी है, उसका नेचर है। कुछ नहीं समझ में आ रहा? आया? पक्का? चलो अच्छा, इसको ऐसे साइड से देखते हैं। इसी को साइड से ऐसे देख रहा है, ऐसे। तो साइड से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg। इसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करके। तो वेलोसिटी किधर आप दिखेगा? अंदर। किधर दिखेगा? अंदर। अरे दिखेगा? ऐसे देख रहे हैं इसको, सामने, ऐसे ऊपर से देखे, ऐसे सामने रख दिया जब ये ऐसे अंदर घूम रहा है ना। तो वेलोसिटी आप किधर हो जाएगा? बोर्ड के प्लेन के अंदर। वो बस आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा, यहां पे प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना। तो पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना। स्टेप नंबर 2, एक एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ले लो। तो ले लिए सर, ये वाला एक्सिस है ना, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। हाँ तो बिल्कुल लिखो इक्वेशन, ऊपर n, नीचे mg, दिस मस्ट बी 0। अरे है ना, अगर mg ज्यादा हो जाता तो धरती में घुस जाता फोड़ के, नॉर्मल ज्यादा होता तो हवा में उड़ जाता। ऐसा होता है क्या? समझ में आया? अरे समझ में आया? पक्का? चलो अगला स्टेप बताओ। सर्कल का सेंटर कहां है? यहां है। रेडियस क्या है? तो जो रस्सी की लंबाई है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो अगला स्टेप बताओ। अब यहां पे अच्छा वो वाला काम तो हो गया। अब इसके प्लेन में आ जाए तो इसके प्लेन में एक एक्सिस ऐसे चूज करेंगे हम और एक एक्सिस ऐसे करेंगे। दिखाने की जरूरत नहीं थी बट बता दी, ठीक है। चल अच्छा, इस पे सारा फोर्स पहले लिखें। प्लेन वाला फोर्स लिखना, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला फोर्स नहीं लिखना, वो तो हो गया। अरे परपेंडिकुलर वाला तो कर लिए ना सॉल्व। अब वो वाला फोर्स लिखना है जो इसके प्लेन में है ना। तो एकमात्र फोर्स हमको दिख रहा है इधर, टेंशन। और तो कोई फोर्स नहीं है, और तो कोई फोर्स नहीं है। अच्छा अगला स्टेप, इस फोर्स को तोड़ना है रेडियस के अलोंग और टेंजेंट के अलोंग। तो टेंजेंट के अलोंग तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी रेडियस के अलोंग है। अरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट अगर लिखोगे t cos 90 तो कितना होगा? 0। अरे सर यहाँ तो टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। हाँ तो इसका मतलब है कि कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब इसका स्पीड घट नहीं रहा होगा। मतलब थ्योरेटिकली अगर प्लेन सरफेस पे ऐसे टिक कर दोगे ना तो टिक 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 अनंत समय के लिए घूमता रहेगा, क्योंकि इसके स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि स्पीड को चेंज करने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए? टेंजेंट के डायरेक्शन में। अरे स्पीड चेंज कब होता है? जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और वो कब आएगा? जब टेंजेंशियल फोर्स होगा। तो यहां तो कोई टेंजेंशियल फोर्स है नहीं, है ना, तो इसका स्पीड चेंज नहीं होगा। तो चलो अब अगला इक्वेशन क्या लिखोगे? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। यहां सेंटर की तरफ को प्लस मानना होता है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर T, और तो कोई फोर्स है नहीं, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। आ गया? तो रस्सी में टेंशन का वैल्यू मिल गया, खत्म। टेंशन निकल गया 0। ये आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा, है ना। अभी तुरंत फायदा पता चल जाएगा अगले सवाल में। अगर बोलोगे कि इसको छोड़ देते हैं
तुरंत अभी एक सवाल आएगा जिसमें आप अटक जाओगे, है ना, तो नहीं अटकने का, इस क्वेश्चन में टेंशन नहीं निकालना। तुमको जो मन में आ निकालो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं निकालना था, इस क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन का बेसिक सीखना था, सारा स्टेप लगाना। हम आपको कितनी बार बोले कि आंसर निकालने में मेरी कोई दिलचस्पी होती ही नहीं है। फ्रिक्शन में हम कहीं पूछते थे एक्सेलरेशन, हम क्या पूछते थे, फ्रिक्शन बताओ कितना है, किधर है, ऊपर वाले पे किधर है, नीचे वाले पे किधर है, कौन सा फ्रिक्शन है, दोनों का एक्सेलरेशन बताओ। मतलब क्या पूछते थे, ईच एंड एवरीथिंग जो हम दिए हुए डाटा से निकाल सकते हैं। तो यहां पे पहला चीज क्या था, मोशन कैसे पाथ पे होगा, सर्कुलर पाथ पे। क्यों, तो उसके लिए टेंशन का नेचर जिम्मेदार है ना। टेंशन कितना होगा तो निकाल लिए, नॉर्मल कितना होगा तो ये होगा। स्पीड नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया। व्यू करने में तो नहीं दिखा सकता। यस सर। अबे ऊपर से देखो ना, ऊपर से टॉप व्यू लिखा हुआ। अबे ऐसे रस्सी बांध के जमीन पे कांटी लगा, व्यू सर एक बार कराइए। इसको ऐसे लिए, ये ऐसे ऐसे है, तो ये कील होगा, ये कील होगा, ये रस्सी होगा, और यहां ब्लॉक होगा। ये कील ऐसे है, अबे यहां पे कील ऐसे है, ये ऐसे, इसको लिए ऐसे रख दिया, तो यहां कील दिखेगा आपको जमीन से ऐसे, इसमें बंधा हुआ रस्सी ऐसे दिखेगा, ठीक है, और ये जमीन होगा, और ये ऐसे घूम रहा होगा। अब इससे ज्यादा विजुलाइज नहीं करा सकते, हम कराएंगे भी नहीं, क्योंकि विजुलाइज आपको करना है मेरे भाई। समझ में आ रहा, हम उस चीज के खिलाफ क्यों, पता है, वो जो डिजिटल बोर्ड पे आपको सब तरफ से दिखाता है, हम उस चीज के खिलाफ है। जेई के प्रिपरेशन के लिए, पता है क्यों, स्कूल के लिए ठीक है, अच्छा है, बच्चा को सिखाओ, नचाओ, घुमाओ। जेई के प्रिपरेशन के लिए वो इसलिए गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि जेई के पेपर में आपके सामने डिजिटल बोर्ड नहीं होने वाला, आपके सामने आईपैड नहीं देने वाला, आपको पेपर और पेन देगा। तो विजुअलाइजेशन कहां होना चाहिए, समझ में आया। हाँ, आपको क्या लगता है कि हम नहीं दिखा सकते हैं, हम भी कंप्यूटर पर पढ़ाएंगे आपको बैठा के, है ना, सब तरफ से नचा नचा के दिखाएंगे, देखो ये हो रहा, ओ मजा आया। हम उस चीज के खिलाफ इसलिए कि जेई के प्रिपरेशन में पेपर पे नहीं चलता है ना, तो विजुलाइज आपको ही करना। अब डाल दिए तुमको, अब उस वेबसाइट से क्या काम है अभी तुमको। पहले बोला कि सर हमको सिलेबस ही नहीं मिल रहा था, ऐसा ऐसा इस क्लास में नमूना। इसको नेट पे दूसरा चीज खोजने बोलो, देखो कितना स्पीड में खोजेगा। नहीं, इसको नेट पे दूसरा चीज खोजने बोलो तो कितना स्पीड में खोजेगा, है कि नहीं। और जेई का सिलेबस इसको नहीं मिला, और जब जेई का सिलेबस भेज दिया था बोलता सर साइट क्या। अच्छा, ये बेइज्जती भी रिकॉर्डिंग होगी। चल चल, अचीवर में लाया, निकालो कम से कम डेस्क पे एक एक, नहीं लाया, आपके पास है, एडजस्ट करो क्या। अब ला सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल नंबर निकालो 3 और 5, दोनों एक साथ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 और 5, बड़ा अच्छा सवाल है। पहले 3 ट्राई करो, फिर 5 ट्राई करो, 3 और 5, और हम दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 फिर एग्जाम्पल नंबर 5, हम दोनों एग्जाम्पल को एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए एक्सिस चूज करना कैसे होता है और उसका फायदा और नुकसान क्या है। करो जल्दी से, ध्यान से देखो। अगर दोनों में आप फ्री बॉडी डायग्राम बना, पहला सवाल देखना, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम mg और टेंशन T। अच्छा, ये है क्या पता है, ऐसे रस्सी लो, उसमें कोई चीज बांध दो, है ना, और उसको ऐसे नचा दो, जस्ट लाइक हेडफोन। इसको ऐसे पकड़ लिए, ठीक है, ठीक, इसको ऐसे चलाए तो इसको बोलते हैं पेंडुलम, ठीक है ना।
जो ये केस, और इसको ऐसे घुमा देखो, ये देखो कोन बना रहा, अरे कोन बना रहा, और ये देखो नीचे सर्कल में घूम रहा। अच्छा, मेरा हाथ तो मूव कराना पड़ रहा ताकि ये मोशन कंटिन्यू रहे। इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? कोनिकल पेंडुलम। अच्छा, इसमें भी जब यहाँ कहीं है या यहाँ कहीं है तो रस्सी के अलॉन्ग टेंशन और नीचे mg। उसी तरह इसमें भी जब इसको ऐसे झुला रहे हैं तो इसके अलॉन्ग इधर टेंशन t और नीचे mg। दोनों सवाल में सेम फ्री बॉडी डायग्राम है ना? अरे है ना? लेकिन दोनों में एक्सिस अलग अलग चूज करेंगे। क्यों करेंगे? ध्यान से सुनो। इसमें प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। देखना दोनों में टेंशन को अलग अलग तरीके से रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। और इसमें क्या है? वर्टिकल, है ना? दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे इसीलिए ताकि आपको समझ में आए कि कहां क्या पंगा हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, इसका मतलब यहां पे एक एक्सिस तो ऐसे लेना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा। अरे ये प्लेन है ना ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल, अरे होगा ना वर्टिकल। तो इस टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक तो इधर बताओ कितना थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा टी कॉस थीटा, और सेंटर की तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये मोशन ऐसे है ना, तो इसके परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं है परपेंडिकुलर, अरे तो परपेंडिकुलर में फोर्स जीरो करने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया? अरे समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे इसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स है क्या? नहीं है ना, तो मस्त इसमें घूम रहा है क्योंकि टेंशन भी इसी प्लेन में है और mg भी इसी प्लेन में है ना। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो क्या लिखेंगे? टी कॉस थीटा माइनस mg बराबर जीरो। तो यहां से आ गया टी कॉस थीटा बराबर mg, एक इक्वेशन आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा, ये बताओ इसका जो ये कंपोनेंट है इस प्लेन में अगर बात करें, इस सर्कुलर मोशन के प्लेन में, तो एक ही फोर्स दिख रहा है हमको, टी साइन थीटा, और तो कोई फोर्स है नहीं। टी कॉस थीटा इधर था, mg इधर था। इसको ऐसे ऊपर से देखते टॉप व्यू, तो एकमात्र फोर्स बचा टी साइन थीटा। क्या इसको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, है ना। यहां पे अब एक्सिस कैसे चूज करेंगे? एक ऐसे और एक ऐसे, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ। अरे करोगे? अच्छा, ये रेडियस r दिया हुआ, ये रेडियस क्या बोला है? स्मॉल r, और ये एंगल आप मान लिए हो थीटा। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाना। अच्छा, ये कितना है? टी साइन थीटा, यह ना ऊपर से देख रहे हैं। टी साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे होगा? तो पहला सवाल में पूछा है कि रफ्तार बताओ। क्या बताओ? रफ्तार यानी v बताओ। तो ऐसा करो, डिवाइड कर दो, दूसरे को पहले से डिवाइड कर दो, टेंशन गायब हो जाएगा। अरे करोगे? तो बचेगा टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी। अरे बचेगा टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी, तो v बराबर आर जी टेन थीटा पे पावर 1/2। टेन थीटा का वैल्यू हम पुट कर देते है ना, यहां से टेन थीटा ये r हो जाएगा, अरे r हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये लेंथ हो जाएगा रूट अंडर माइनस r स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा भाई, ये बताओ कि जल्दी से लिखो,
अब टेंशन पूछा है तो टेंशन आई होप आप निकाल पाओगे। कैसे? अरे कॉस थीटा यहाँ से उठाना, पुट कर देना इसमें, कॉस थीटा उठा के इसमें पुट कर देना, टेंशन आ जाएगा। अरे आ जाएगा। अब कॉस थीटा निकालने मत बोलना हम, कॉस थीटा कैसे निकलेगा? ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो पुट करो। चलो अब इसमें आए। अच्छा, इसमें सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स था ही नहीं। अब जो इस प्लेन में है इसको दो हिस्से में तोड़ना होता है, एक रेडियस के अलॉन्ग और एक टेंजेंट के अलॉन्ग। तो यहां बताओ, आप ही बताओ एक्सिस कैसे लेना चाहिए? एक तो ये और एक ये। अरे होगा, एक एक्सिस तो ये हो गया ये, और एक एक्सिस ये होगा, और रेडियस के अलॉन्ग और टेंजेंट के अलॉन्ग। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? जब स्पीड पूछा है, फाउंड दैट द स्पीड ऑफ द बॉब इज, अच्छा कुछ नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं। ठीक है, तो ऊपर नीचे कुछ नहीं। खोल दो दरवाजा, खोल दो ना कोई जाकर। ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा। अरे होगा, mg cos थीटा और mg sin थीटा होगा, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अच्छा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर T माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय L। अरे होगा, T माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय L। अरे यहां देखो ना, इस गेट पे होंगे, यहां तक में कोई दिक्कत? यहां से क्या निकल जाएगा आपका? v। यहां से क्या निकल जाएगा? v। अरे v पूछा है ना। और अच्छा, ये क्या कर रहा होगा? ये इसके स्पीड को बढ़ाने घटाने के काम में आ रहा होगा, क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स है। समझ में आया? तो mg sin थीटा बराबर m dv बाय dt, m dv बाय dt। कोई दिक्कत? पक्का? तो यहां तक लिख लो अच्छे से, फिर आगे बात करें। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? पक्का? तो नोट डाउन करो। क्या? ये देखो, अब बोला mg का कंपोनेंट ऐसे का है, तो एक्सिस कैसे चूज किए? रेडियल और टेंजेंशियल। रेडियल सेंटर के अलॉन्ग और टेंजेंशियल टेंजेंट के अलॉन्ग। अब mg बताओ किधर था? नीचे था, तो इसका कंपोनेंट बनेगा ना, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। टेंशन का बनेगा, वो तो ऑलरेडी रेडियल है, वो तो ऑलरेडी रेडियल है। तो बस यही तो सिखाए इस दोनों सवाल में कि देखो, उसमें mg रिजॉल्व नहीं किए हैं, उसमें mg रिजॉल्व नहीं किए, इसमें mg रिजॉल्व हो गया। उसमें टेंशन रिजॉल्व किए, इसमें टेंशन रिजॉल्व नहीं हुआ। तो ये रट लेना, ये रट लेना गलत। रेडियस हो जाता है उसमें ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलो यहां से नोट करो, आज के लिए काफी है। ठीक है। अच्छा, होमवर्क कुछ लिख लो, थोड़ा सा होमवर्क हम बता देते हैं। ठीक है, होमवर्क में आप क्या कर लेना, सारा वर्कड आउट एग्जाम्पल कर लेना, सारा वर्कड आउट एग्जाम्पल कर लेना। कम कम देंगे तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा। सारा वर्कड आउट एग्जाम्पल कर लेना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 सिर्फ छाप के लाना। 11 तक करके आइएगा और क्वेश्चन नंबर 12 छाप के लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और इधर चले आइए एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं, आप अच्छा एक्सरसाइज छोड़ दो, अभी इतना कर लेना कम से कम। ठीक है, बाकी कल बात करते हैं।